आज हम डिस्कस करेंगे CSIR का जो पेपर है 2013 का, और ये है पेपर 1, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये 150 मार्क्स का पेपर है और इसमें 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 1 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब कि 1/4 नेगेटिव है इसमें हमारा। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कुछ भी कोई समझे कि कैलकुलेटर वगैरह अलाउड हो, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो यूनियन कैबिनेट में कौन कौन आते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट और ये CAG पार्ट नहीं होते हैं। सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी हेड्स। तो पॉलिटिकल पार्टी हेड्स भी कैबिनेट के ज़रूरी नहीं कि वो कैबिनेट का पार्ट हो। तो थर्ड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, और फर्स्ट जब प्राइम मिनिस्टर एज अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक है, मतलब सबसे फर्स्ट अमंग इक्वल कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर को, वो और उनके कैबिनेट मिनिस्टर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरागढ़ वाटरफॉल इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ। तो ये फाउंड होता है इन छत्तीसगढ़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोन इज फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अबाउट इट्स एल्टीट्यूड। तो फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ये पूछ रहा है अगर हम किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को रोटेट करेंगे उसके एल्टीट्यूड में तो क्या फॉर्म होगा? एक कोन फॉर्म होगा ना। तो सेम तरीके से अगर हम स्क्वायर को रोटेट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? दैट विल बी द सिलेंडर। नेक्स्ट इज द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज हेडेड बाय। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम पे किसने हेड किया था, उनके नेम दिए हुए हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2013 में कौन था उस समय। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 2 नंबर इज 8 टाइम्स देयर डिफरेंस। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसको देखो, सिंपल से ऐसे करना है कि हम एज्यूम करेंगे कि सम 2 नंबर का सम क्या होता है। पहले 2 नंबर एज्यूम करो जो कि है x + y, ठीक है। देन बोला कि 8 टाइम्स देयर डिफरेंस, यानी कि वो इक्वल टू है 8 टाइम्स उन दोनों के नंबर का डिफरेंस का, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो सिंपल से सॉल्व कर लेंगे कि x + y = 8x - 8y। फिर इसको इधर ले आओ, तो 8x में से माइनस करो x - 8y - y = 0। ये हमारी एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 7x - 9y = 0। तो x और y क्या आ रहा है हमारा रेशियो में? वो आएगा 9/7। ओके, तो 9/7 हमारा ऑप्शन 2 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैथ्स का है। तो 6th क्वेश्चन है 2 dice are thrown and the sum of their number is noted. The number of ways in which the sum can be 7 is. तो इसमें बोला कि 2 डाइस को अगर हम हवा में उछालेंगे तो उन दोनों नंबर्स का जब हम नोट कर लेंगे ना सम, उनका सम हमेशा 7 होना चाहिए। तो अब इसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि इसके क्या क्या हो सकते हैं। देखो 2 डाइस को उतारा, 1 से 6 तक नंबर होते हैं डाइस में, ठीक है। तो 2 डाइस में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 और 5, इनको मिला के 7 बनेगा। देन 5 और 2, मतलब एक डाइस में 5 आया, एक में 2 आया। 3 और 4, 4 और 3। तो ये नंबर ऑफ वेज है जिस तरीके से 7 आ सकता है। तो ये कितने हो गए? 4। तो अब और एक और ऑप्शन है 6 और 1, 1 और 6। तो टोटल 6 तरीके से हमारा 7 आ सकता है अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे। तो इसका आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 rods are kept in a line such that any of the rods is thrice the length of the previous one. The average length of the rod is about. So अब हमें देखना है 5 rods जो इनने कहा एक लाइन में रखने हैं और जो थ्राइस हो गए लेंथ ऑफ प्रीवियस वन के। तो हम एज्यूम करेंगे तो फर्स्ट रॉड होगा x, सेकेंड वन इज़ 3x क्योंकि थ्राइस बोला है। देन थर्ड वन इज़ 9x, मतलब उससे पहले वाले का 3 टाइम्स। देन 27x, देन 81x, मतलब हर बार हम थ्राइस लेते जा रहे हैं। तो अब पूछा है एवरेज क्या होगा। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, इसका एवरेज निकल जाएगा। जैसे कि हम टोटल करेंगे 121/5, मतलब 7, 8, 9, 10, हाँ 30 और प्लस 80, 110, हाँ 121/5 हो गया। तो इक्वल्स टू इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 4 टाइम्स, हाँ इतना आएगा आंसर। तो यानी कि
24 टाइम्स द फर्स्ट ऑड, ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द आर्टिकल दैट डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट्स वर मेड एंड 5 बॉक्सेस, one for each with the names of the ornament written over them. In how many ways can one put one ornament in one box such that exactly one ornament is in the wrong box? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट्स लिए हैं, मतलब 5 डिफरेंट ज्वेलरीज लगा लो कि 5 कोई सी ज्वेलरी लिए और 5 बॉक्सेस लिए, तो हम 5 बॉक्सेस बना लेंगे। ठीक है, और 5 ऑर्नामेंट्स के नाम फॉर एग्जांपल ले लो ABCDE, तो ये इन बॉक्सेस के नाम है जो उस पर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने तरीके से हम एक ऑर्नामेंट को ऐसे पुट करें कि वो एग्जैक्टली रॉन्ग बॉक्स में हो, बाकी सारे सही बॉक्स पे हो। तो ये है क्वेश्चन की डिमांड। ठीक है, बट सोचो कि अगर हमने बी रखा ए पे, तो ऑब्वियसली हमें ए को भी बी पे रखना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि 2 बॉक्स पे रॉन्ग प्लेसमेंट हो जा रहा है। ये हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, हर बार हमारा प्लेसमेंट रॉन्ग ही होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा 0। नेक्स्ट इज हु इन माइथोलॉजी विश्ड फॉर एवरीथिंग ही टच्ड टू टर्न इनटू गोल्ड। मतलब कि ऐसा कौन था माइथोलॉजी में जिसने मतलब ये विश किया कि अगर वो कुछ भी टच करेगा तो गोल्ड में जाएगा। हमने कहानी सबने सुनी हुई है ना। इसका आंसर है मिदास। ये वो राजा थे जिनने ये डिमांड की थी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टैक्स पेयर पेज 2,10,000 एज इनकम टैक्स इन अ गिवन ईयर। If the rate of tax is nil on 2 lakh, 15% on next 8 lakh, 25% on rest, then the annual income is। तो हमें बता दिया कि टैक्स कितना लग रहा है। अब हमें पूछ रहा है कि टोटल इनकम कितनी है उनकी, एनुअल इनकम जिस पे इतना टैक्स लग रहा है। तो हम इसके लिए एक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इसे। फर्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे कि देखो 2 लाख पे तो 0 इनकम टैक्स है, तो हमें इसको कैलकुलेट अभी नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 8 लाख पे हमारी इनकम है, सॉरी टैक्स है 15%। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ 25% रेस्ट पे, यानी कि प्लस 25% है हमारा रेस्ट यानी कि एक्स होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी इनकम है ना। तो इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन इज़ इक्वल टू 2,10,000। वाई? क्योंकि इतना टोटल इनकम पे इतना इनकम हमें टैक्स लगा हुआ है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी अप्रॉक्स 3,60,000। मतलब 3,60,000 इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो x इतना आएगा, और 2 लाख ऑलरेडी हमारी इनकम जिसमें टैक्स नहीं लगा है वो है, प्लस हमें ऐड करना है ये 8 लाख रुपीज़ जो हमको ऑलरेडी इनकम थी हमारी। तो टोटल तीनों इनकम को ऐड करके हमारा आएगा 13,60,000। तो ये हमारा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। आइस इज स्लिपरी बिकॉज इट। मतलब कि जो आइस है वो क्यों उसके ऊपर स्लिपरी होता है, फिसलते हैं हम। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है मेल्ट्स अंडर प्रेशर, इज़ नॉट एक्चुअली सॉलिड, हार्डन्स अंडर प्रेशर, या इज़ ब्रिटल। ये सारे इसके ऑप्शन है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, हार्डन्स अंडर प्रेशर, इज़ ब्रिटल भी नहीं है, इज़ नॉट एक्चुअली सॉलिड भी नहीं है। इसका मेल्ट अंडर प्रेशर है, क्योंकि जब ये प्रेशर में मेल्ट हो जाता है ना तो वाटर फॉर्म होता है, और वाटर की वजह से ही ये स्लिपरी होता है। नेक्स्ट इज 13 अ बोट मेड ऑफ स्टील डज नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज। कोई बोट है जो स्टील की बनी हुई है वो पानी में नहीं डूब रही है, वो क्यों? क्योंकि द एवरेज डेंसिटी ऑफ द बोट इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द बोट हैज़ अ पॉइंटेड नोज। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि बोट की पॉइंटेड नोज है, नहीं। द प्रोपेलर हेल्प्स द बोट टू स्विम, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द स्टील यूज इन द बोट हैज़ अ लोअर डेंसिटी देन द वाटर। देखो ये वाला ऑप्शन हो सकता था, बोट वाला A1 ऑप्शन हो सकता था, बट वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टील की बोट बोला है ना। तो हमारा ऑप्शन होगा 4th। तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज़ 14, स्पेशल स्टेटस इज़ गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर। ये तो सबको पता है, आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस मिला था जम्मू एंड कश्मीर को कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग उनका हो सकता है, जो कि अब अबॉलिश हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी जॉइन एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स इनटू विच द स्क्वायर इज़ डिवाइडेड इज़। तो क्वेश्चन है कि अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो मिड पॉइंट है, ये होता है मिड पॉइंट, इसके पॉइंट्स को अगर हम जॉइन करें आपस में, जैसे कि हमने जॉइन कर लिया, ठीक है, ये हमने जॉइन कर लिया और ये भी हम जॉइन कर सकते हैं, तो ऐसे कितने रीजन बनेंगे जो नॉन ओवरलैपिंग है, जो एक दूसरे के ऊपर लैप नहीं कर रहे हैं। तो ये रीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 रीजन्स होते हैं। इसका ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट इज 16, अ कट ऑन द पाम हील्स फास्टर देन दैट ऑन द नी बिकॉज। ये कह रहे हैं अगर हमारे हाथ में कट लगता है और हमारे घुटने में कट लगता है तो हाथ का जो कट होता है वो पहले हील करता है घुटने के कट से। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि क्योंकि जो हमारा पाम है वो बिगर देन द नी, पाम बड़ा है, हाथ बड़ा है हमारा, जो कि नहीं, इसका मुझे सही रीज़न नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन है स्किन ऑफ द पाम इज़ सॉफ्टर देन द नी, स्किन जो पाम की है वो ज़्यादा सॉफ्टर है, ये भी रॉन्ग है। द सप्लाई ऑफ ब्लड इज़ मोर इन द पाम देन ऑन द नी, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो जहाँ पे जिस भी जगह पे एरिया पे ज़्यादा होगा उस एरिया जल्दी हील होगा रैदर देन कि बाकी ऑप्शंस की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है? वो है वन एंड ओनली नर्मदा, ऑप्शंस में से। नेक्स्ट इज हु इज़ द इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला कौन है? तो ये उस समय के करंट अफेयर में से है। इरोम शर्मिला मणिपुर की एक एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिन्हें बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह करे हैं। तो अभी इन ऑप्शंस में से देखेंगे वो किस लिए न्यूज़ में थी, मतलब किस लिए वो इम्पोर्टेंट है। फिल्म एक्ट्रेस थी नहीं, गलत है, एक्टिविस्ट है, सही है। अब ये देखो एक्टिविस्ट यहाँ 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ये भी हटा दो। तो एक्टिविस्ट में से देखो इनने क्या है, जिनने फास्टिंग किया था जो आर्म फोर्स एक्ट के अगेंस्ट फॉर 11 ईयर्स, या फिर वो नर्मदा बचाओ आंदोलन में थी, नहीं। उनका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, क्योंकि उनने आर्म फोर्स जो एक्ट है मणिपुर में लगा हुआ है या फिर नॉर्थ ईस्ट में लगता है, उसके अगेंस्ट फास्टिंग की थी 11 ईयर्स के लिए, तो ये इसलिए न्यूज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है बॉक्स ए हैज़ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड बॉक्स बी हैज़ 10 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 ग्राम ऑफ material in B is added to A and mixed, and 1 gram of resulting material in A is added to B and mixed. After this is done a few times, which of the following is true? काफ़ी बार ऐसा करने के लिए बात क्या बनेगा, मतलब 10 ग्राम एक गोल्ड है, एक में 10 ग्राम कॉपर है, एक में गोल्ड है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इनको बार बार इसमें से 1 ग्राम पहले यहाँ निकाला है, ठीक है, फिर से यहाँ मिक्स करने के बाद फिर यहाँ डाला 1 ग्राम। तो ये बार बार करने के बाद तो क्या निकलेगा, देखो कौन सा ट्रू होगा। ए हैज़ प्योर कॉपर एंड बी हैज़ प्योर गोल्ड, जो कि ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। ए अगेन हैज़ प्योर गोल्ड एंड बी अगेन हैज़ प्योर कॉपर, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार मिक्स हो गया मेटल तो फिर नहीं होगा ना। ए हैज़ स्लाइटली मोर गोल्ड देन बी और ए हैज़ स्लाइटली मोर कॉपर देन बी। अब इन दोनों ऑप्शन से देखने कैसे सही है कौन सा। तो देखेंगे अगर फर्स्ट देखा जाए, पहले हमने कॉपर से गोल्ड में डाला है, तो कॉपर से गोल्ड में डाला तो क्या रेशियो बन जाएगा, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड प्लस 1 ग्राम ऑफ कॉपर, तो इसके पास 11 है, उसके पास 9 ग्राम ऑफ कॉपर बच जाएगा। तो अगर आप फिर से 1 ग्राम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें जब भी गोल्ड जाएगा वो 0.9 ग्राम ही जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत कॉपर भी जाएगा 0.1 ग्राम, समझ रहे हो। तो इस वजह से कुछ भी कितने भी टाइम कर लो तो इसका आंसर हमेशा यही आएगा कि जो जिस वाले में सेकंड नंबर पे जो ट्रांसफ़र कर रहा है ना, जिसके पास पहले आ चुका है 1 ग्राम, तो उसके पास एक एडवांटेज है। तो जो गोल्ड होगा वो ए के पास ज़्यादा होगा बी के मुकाबले, थोड़ा भी हो, कितना भी हो, पर थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 20 है सेलेक्ट द ऑड वन आउट, किसमें से, आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। तो देखो आयरन, कॉपर, इस चारों मेटल है, पर चारों में जो ब्रॉन्ज है
वो एक प्योर मेटल नहीं है, मतलब दो मेटल्स को मिलके बनता है। वो क्या है? कॉपर एंड टिन, इनको मिला करके बनता है ब्रॉन्ज। तो इसका आंसर होगा ब्रॉन्ज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 इज लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडर बिकॉज, मतलब कि बिजली गरजने से पहले हमें दिखाई देती है ना, मतलब सुनाई देने से पहले हमें दिख जाती है वो। तो ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज थंडर इज ऑलवेज प्रोड्यूस आफ्टर लाइटनिंग, ये हमेशा ऐसे ही होता है, नहीं। लाइटनिंग ट्रेवल स्लोअर देन साउंड, नहीं। लाइट हमेशा ट्रैवल करती है फास्टर देन द साउंड, इसलिए हमें लाइट पहले दिख जाती है फिर हमें साउंड सुनाई देता है। तो साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, ये रिवर्स करके बोल दिया, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 22nd क्वेश्चन, 4 horses are walking in the direction of a moving train. A passenger in the train sees that one of the horse is black and 3 are white. Which of the following can never be true? Can never be true मतलब ये कह रहा है कि एक आदमी था ट्रेन में जिसने देखा कि 4 जो घोड़े हैं वो चल रहे हैं। तो उसमें से एक था एक था ब्लैक कलर का और 3 थे वाइट कलर के। तो इन चारों जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से क्या करेक्ट नहीं होगा? तो पहला ऑप्शन है देयर आर 3 पार्शियली ब्लैक एंड 1 फुल्ली ब्लैक हॉर्स, ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पार्शियली मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो घोड़ा है वो आधे तरफ पे काला हो आधे पे वाइट हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज देयर आर 3 वाइट हॉर्सेस एंड 1 ब्लैक हॉर्सेस, हाँ 3 वाइट हॉर्सेस तो देखे थे उसने और एक ब्लैक देखा था, तो ये भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है ऑल 4 कैन बी पार्शियली वाइट एंड पार्शियली ब्लैक, जो चारों के चारों घोड़े आधे सफ़ेद आधे काले, जो भी सच हो सकता है कि हाँ कि आधी बॉडी सफ़ेद हो आधी काली हो, तो ये भी ट्रू हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है देयर आर 2 ब्लैक हॉर्सेस एंड 2 पार्शियली ब्लैक हॉर्सेस, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने 3 वाइट हॉर्सेस देखे हैं। अगर 2 पूरे के पूरे ब्लैक होंगे तो उसमें से कोई चांस ही नहीं कि उसने वाइट कैसे देख लिया ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा हमारा, मतलब ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज तो एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज़ 12 बट द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 10, द एवरेज ऑफ रेस्ट 2 नंबर इज़ कितना होगा? तो 5 नंबर कोई से भी ले लो आप, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि A, B, C, D एंड E, ये 5 नंबर हैं, इनका एवरेज होगा कितना? 12, ये हमको दिया है। एंड सेकेंड हमें दिया है किसी भी 3 नंबर का एवरेज होगा 10, तो हमने मान लिया कि ये 3 नंबर है A, B और C, ये 3 नंबर है और इनका एवरेज है 10। तो अब हमको निकालना चाहिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इससे हमारा निकल गया कि ABCD इक्वल्स टू 12 इंटू 15 और ABC इक्वल्स टू 10 इंटू 3 यानी 30, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जैसे हम 30 प्लस D प्लस E अपॉन 5, पता है कैसे आया ये वाला? ये हमने यहाँ से निकाला कि ABC की वैल्यू में हमने ये पुट कर लिया है A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन हमने जब निकाली तो हमने ABC की वैल्यू में 30 पुट कर दिया है, इससे हमारा ये आ गया। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, D प्लस E इक्वल्स टू 15 इंटू 5 अपॉन 30 सॉरी -30, ओके। तो ये हमारा आंसर आएगा कितना? 15 सॉल्व करेंगे तो नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो हमारा आंसर है 60 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना हो गया? 30। अब हमसे पूछा गया है कि एवरेज 2 जो नंबर हैं उनका रेस्ट का एवरेज कितना है, तो यानी कि 30 हमारे 2 नंबर का आया, उसका एवरेज यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर को 15, ऑप्शन 1। समझ में आ गया ना ये? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर द आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाना चाहिए। 25th क्वेश्चन, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द 50 एप्पल इन अ बॉक्स 14 उसमें से गोल्डन है एंड द अदर आर रेड, तो 3 ऑफ द गोल्डन एप्पल आर रोटन, जो गोल्डन में से 3 रोटन है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इज़ 9 द नंबर ऑफ गुड रेड एप्पल्स इज़, तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास
50 एप्पल्स है एक बॉक्स के अंदर, जिसमें से 14 ऐसे हैं जो गोल्डन है और बाकी रिमेनिंग कौन से हैं रेड कलर के। तो रिमेनिंग कितने बचे? 36 बचे। तो अब इसमें से बोला है कि जो गोल्डन एप्पल है इसमें से 3 ख़राब है, रोटन है, ठीक है। तो ये रोटन हो गए 3 और रिमेनिंग कितने अच्छे बच गए? 11। तो 36। फिर उसके बाद बोला था टोटल नंबर ऑफ रोटन एप्पल इज़ 9। टोटल रोटन एप्पल 9 है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि 3 ऑलरेडी ख़राब है। तो हम देखेंगे कि जो ये वाले रेड एप्पल है, ये गोल्डन है, इसमें से कितने हमारे ख़राब है। तो 36 में से हमें मान लो गुड हमारा x है, ठीक है, या फिर रोटन हमारा x है और जो गुड है वो कितना हो जाएगा? 36 माइनस एक्स, यही तो होगा ना। ये हमारे रोटन है और ये गुड है। तो अब देखो हमने क्या कर लिया, रोटन यहाँ पे x प्लस करके इतना आ गया। तो हमारा x का वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू हमारी आती है 6। तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे कि गुड एप्पल कितने हैं। तो 36 माइनस 6 कितना हुआ? 30। तो हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ गुड रेड एप्पल्स इज़, तो आंसर है 30, ऑप्शन 4th। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्क्वायर इन अ चेस बोर्ड शेयर एग्जैक्टली 1 कॉर्नर। तो अगर हम देखें एक चेस बोर्ड में 8 × 8 ब्लॉक्स होते हैं, टोटल 64 ब्लॉक्स होता है, ठीक है। तो हम ऊपर के पेयर्स बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यहाँ हो गए और 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे 8 ब्लॉक्स हो गए हैं, ठीक है, दोनों वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अभी हमने फॉर एग्जांपल ये हमने साइड का वो लिया है। तो अब देखेंगे हमसे पूछा है कि 2 पेयर जो एग्जैक्टली 1 कॉर्नर टच कर रहे हैं। तो देखो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ये वाला टच कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल ऐसे 14 है इन 2 रोज़ में मिला करके जो एग्जैक्टली 1 कॉर्नर को टच कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 11 12 और ये 13 14। तो मतलब हर बार हमारे पास 14 पेयर्स आने वाले, कोई भी 2 रोज़ को अगर हम देखेंगे तो ऐसा कौन सी रोज़ में होगा? यहाँ 7 रोज़ में 7 बार रिपीट होगा और 14 हर बार 14 2 रोज़ को जब भी हम लेंगे तो 14 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7 × 14 98। तो ये है हमारा 3rd ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमें पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना होता, हमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी ट्रू। तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन है x प्लस y इन दोनों का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि अब कौन सी चीज़ें इसमें से सही हो सकती है, ठीक है। बोथ हैव टू बी नेसेसरीली 0। अगर दोनों 0 0 हो जाएंगे तो ये तो बिल्कुल ही इक्वेशन कुछ बना ही नहीं, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया। सेकेंड इज़ एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज़ टू बी नेसेसरीली 0, ठीक है, ये हो सकता है। देखो कैसे, क्योंकि अगर हम एक 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y अगर मान लो हमने 0 रखा तो हमारा हो सकता है कि बाद में यहाँ y 0 हो गया तो x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो सकता है ये वाली इक्वेशन, कुछ सेकंड वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ टोपोग्राफिकल मैप इज़ नॉट करेक्ट। तो ये हमारा ज्योग्राफी का जो मैपिंग वाली एक्स्ट्रा बुक्स नहीं आती थी उसमें से है। तो ये बोला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कॉन्टोर लाइन होती है जो बाउंड्री लाइंस होती है ना किसी मैप में, वो है अ कॉन्टोर लाइन इज ड्रॉन टू शो अ प्लेस ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमसे पूछा नॉट करेक्ट, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टोर रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप्स। तो ये इसका ऑप्शन यही गलत ऑप्शन है और यही मतलब ऑप्शन 2 विल बी द अवर आंसर। कैसे कि जो क्लोजली स्पेस कॉन्टोर रिप्रेजेंट करता है स्टीप स्लोप्स को। तो क्वेश्चन है ए हैज़ एन अमाउंट विच इज़ 120% ऑफ व्हाट बी हैज़, what percent of the money should A give to B so that they have equal amount of money, ठीक है।
तो क्या कह रहा है, ए की मनी इक्वल्स टू 120% ऑफ बी। तो हम इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे तो a बाई बी इज इक्वल्स टू 120/100, तो ये रेशियो में आ गया 6/5। तो कितना परसेंट इसको दे कि ये इक्वल हो जाए, तो देखा जाए कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 5/5 हो जाएगा दोनों के पास, पर दोनों को इक्वल चाहिए ना, तो ये 0.5 देगा किसको, बी को। तो 0.5 का अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो 0.5 अपॉन में 6 जो कि ए की वैल्यू है इंटू 100 हम कर देंगे, ठीक है, यानी कि 0.5/6 इंटू 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.3%, जो कि है ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। इफ़ नॉट अलाउड इन अ वाइन इट बिकम्स इंटॉक्सिकेटिंग, बट व्हेन ब्रॉट बैक इन शाइन इट अपीयर्स ब्राइटर, व्हाट इज। तो अब देखो वाइन है, WHINE, ठीक है। अगर वाइन में से हम कोई भी एक वर्ड हटा देंगे तो इंटॉक्सिकेटिंग बन जाएगा, मतलब कि नशीला पदार्थ, या फिर समझ लो, ठीक है। तो एच हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वाइन बन जाएगा। बट अगर उसी को हम शाइन में ले आएंगे तो ब्राइटर बन जाएगा, चमकने लग जाएगा। तो शाइन में अगर एच आ जाएगा तो चमक लग जाएगा ना, तो एच इज़ द राइट वर्ड। 31 40% ऑफ द अमाउंट इज़ 55 रुपीज़ एंड 160% ऑफ द सेम अमाउंट विल बी कितना होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो कोई एक अमाउंट है एक्स, उसका 40% है 55 रुपीज़, ठीक है। तो 160% ऑफ द सेम अमाउंट कितना होगा, तो पहले हम इसको एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि होगा 55 इंटू 100 अपॉन में 40। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी वैल्यू का हमें 160% निकालना है, तो ये रहा, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 160%। तो अमाउंट क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 4 4 16। अब इसको डायरेक्ट करो, 5 4 20, 5 20, 21 22, 220 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज रेगुर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, रेगुर सॉइल को हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इज अ साइक्लिस्ट वॉज मूविंग विद अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर behind the cyclist at a distance of 100 km was a biker moving in the same direction with a speed of 40 km per hour. After what time will the biker overtake the cyclist? तो ये कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट था जो 20 किलोमीटर पर स्पीड आर की स्पीड से निकल रहा है, ठीक है, और बगल में ही एक बाइकर भी है जो मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितने टाइम में ये टेक ओवर कर लेगा बाइकर को, साइकिलिस्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बाइकर कितने देर में साइकिलिस्ट को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब बाइकर मूव कर रहा है तो साइकिलिस्ट भी मूव कर रहा है, तो असल में कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई इनकी स्पीड इसकी। तो अब हमें निकालना है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर, तो आंसर विल बी 5 आवर्स, जो कि ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट इज 34। इन 2 years हाफ ऑफ द टाइल्स फॉल ऑफ फ्रॉम अ वॉल, हाउ मैनी ईयर्स विल इट बी व्हेन 75% ऑफ द टाइल्स हैव फॉलन ऑफ। तो कितने ईयर्स में होगा, ठीक है। तो पहले देखो 2 years में 50% वॉल जो है वो फॉल ऑफ करे टाइल, ठीक है। तो भी पूछ रहे 75% कितने ईयर में करेंगे। वैसे हम सिंपल लॉजिक से भी कर सकते हैं, जब 50% 2 साल में हो रहा है तो अगला जो 25% है वो कितने साल में होगा, 1 ईयर। तो टोटल 3 ईयर इसका आंसर होना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया। मुझे लग रहा है कि ये गलत क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से 3 years इज़ द राइट आंसर। अगर आप लोग को कुछ अलग आंसर लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग इज़ बिलीव्ड टू बी ड्यू टू, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑक्सीजन बढ़ने से तो नहीं होती, नाइट्रोजन बढ़ने से भी नहीं होती, तो ये बढ़ती है इंक्रीज इन दी कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज 36। As per the present provision, the reservation of seat for SC ST in Parliament shall cease to have effect on the expiration of.
तो ये कह रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट प्रोविजंस चल रहे हैं उसके हिसाब से जो पार्लियामेंट में SC ST की जो सीट्स है वो ख़त्म कब हो जाएंगी, किस टाइम की एक्सपायरेशन के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने, तो इसमें लिखा 75 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, ना ही ये कहीं पे मेंशनड है। तो इसका आंसर होगा कि रिजर्वेशन विल बी रिन्यूड, मतलब कि जब जो भी रिजर्वेशन है उसको रिन्यू किया जाएगा या फिर कोई भी उसके रिलेटेड अमेंडमेंट होगा तब उसको हटाया जाएगा ये प्रोविज़न, अदरवाइज़ नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये हट चुका है। इसके लिए एक अमेंडमेंट पास हुआ था 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिटी लाइकली टू रिकॉर्ड द लोवेस्ट मिनिमम एनुअल टेम्परेचर इज इन जुलाई इज। तो कौन सी ऐसी सिटी है जो जिसमें लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, लंदन कहाँ है, लंदन UK में है। तो जुलाई के मंथ में क्या होता है, गर्मियाँ होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर्स होते हैं। तो अगर देखा जाए कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, वहाँ पे विल बी द राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि उस समय वहाँ पे ठंडियों के दिन होंगे। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन विच लैंग्वेज। वंदे मातरम सॉन्ग तो सबको पता है, तो ये लिखा गया था संस्कृत में। तो क्वेश्चन है अ पर्सन इज टू रीच अ डेस्टिनेशन 40 किलोमीटर अवे। इफ़ ही कवर द फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 4 hours, then at what constant speed should he go so that the average speed for the whole journey become 8 किलोमीटर। तो ये कह रहा है एक आदमी था जिसको 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, उसमें से उसने 25 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुका है कितने घंटे में, 4 hours में। और नेक्स्ट जो 15 किलोमीटर है वो उसको कितने आर में या कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करे सो दैट कि एवरेज कितना आ जाए 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा, तो पहले हम निकालेंगे इसकी स्पीड, मतलब S1 कह लो इसको। तो S1 ऑफ 25 किलोमीटर का निकाल रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस हमने कवर किया 25 किलोमीटर और टाइम इज़ 4 hour। तो ये हो गया 4/25, 25/4 मतलब किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और S2 जो कि हम नेक्स्ट 15 किलोमीटर का निकाल रहे हैं वो होगा 15 बाय टाइम। टाइम क्या होगा T2, क्योंकि T1 ऊपर वाला हो गया। तो एक तरीके से अब हमें इसमें पता है स्पीड क्या है और इसमें हमें टाइम भी पता है, तो इसका टाइम अगर हमें निकालना है तो T2 हो जाएगा इक्वल्स टू 15/S2। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। तो अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड जो है हमारी वो इक्वल्स टू होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी चाहिए हमको, 8 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। तो टोटल टाइम, अब जो हमारा टोटल टाइम है ना वो दो चीज़ है। टोटल टाइम क्या हमारा, एक तो T1 प्लस T2। ठीक है, तो T1 तो हमें पता है, तो हम ऐसे करेंगे 8 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। T1 इज़ क्या है हमारा, जो हमने यहाँ पे निकाला था 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर हमारा T1 है, और T2 हमारी ये वाली इक्वेशन है 15/S2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 + 15/S2 इक्वल्स टू 40 अपॉन में 8, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इससे हमें जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारी जो S2 आ जाएगा वो आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 15 किलोमीटर पर आवर, ये वाला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। पीपल एक्सरसाइज देयर पावर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थ्रू। तो किसी भी डेमोक्रेसी में हम अपनी पावर कैसे वो करते हैं, लोग कैसे एक्सरसाइज करते हैं, इलेक्शन से ऑब्वियसली, अपने लोकसभा और स्टेट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। इट इज़ कोल्डर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एज कम्पेयर टू द बेस बिकॉज। क्यों होता है टॉप जो माउंटेन का ठंडा इन कंपैरिजन टू बेस। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो हीट हो जाता है, मतलब जो उसका रेडिएशन होती है ना अर्थ की सरफेस की,
वो जब रेडिएट बैक करता है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, इसलिए वो वाला एटमॉस्फेयर जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म रहता है। नेक्स्ट इज 42nd, सर्टेन पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अमेंडेड बाय, किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। हाँ, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली, ये वाला कर सकते हैं, पर इसमें 2/3 ही मेजोरिटी चाहिए होती है, तो ये भी गलत हो गया है। स्पेशल नोटिफिकेशन, ऐसा नोटिफिकेशन से कुछ नहीं होता है। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द लोअर हाउस, ये भी नहीं है, ठीक है। मतलब हमें जब भी चाहिए होगा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें अमेंड करना है ना, तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, जो कि 15% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 25% फॉर द थर्ड ईयर। तो इन्वेस्टमेंट हमारा था 3000, तो टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ? तो अगर हम सिंपल से करेंगे, 3000 पे 10% मिल रहा है, ठीक है, तो कितना मिला? 300 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में 3000 का हमें मिल रहा है 15%, तो वो कितना हो गया? 3015 और 50 रुपीज़ सेकेंड ईयर में। ये फर्स्ट ईयर में है, ये सेकेंड ईयर में है, ठीक है। थर्ड ईयर में हमें मिल रहा है 3000 का 25%, तो ये कितना हो गया? 15 3 6 7 750 रुपीज़ मिल रहा है। तो टोटल 3 ईयर्स में हमें कितना डिविडेंड मिल गया? इनको ऐड कर लेंगे, जो कि हो जाएगा कितना? 1500। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया विन इन द लंदन ओलंपिक्स? तो ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड है, ठीक है। इसका करंट अफेयर के हिसाब से हम देखेंगे कि अभी के ओलंपिक्स में कौन जीता था, तो वो पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द ऑड वन आउट। तो देखो इसमें ये लॉजिक लगेगा कि देखो बीच का रीजन जो शेडेड है और आउटर जो रीजन है उसमें से एक पोर्शन गायब है 3 ऑफ द डायग्राम्स में। तो ये वाला भी देखो, अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये वाला बीच का रीजन तो शेडेड है बट साइड वाला गायब है, ठीक है। बट इस वाले में बीच वाला रीजन जो है वो शेडेड नहीं है, तो इसीलिए ये 4th ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC स्टैंड्स फॉर, तो ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, अ पेन हुज कॉस्ट प्राइस इज ₹16 इज मार्क्ड अ सेल प्राइस ऑफ 25% हायर, इट इज़ देन डिस्काउंटेड बाय 25%, द नेट प्राइस ऑफ द पेन इज। तो इसमें हमें CP दिया हुआ है 16 और हम SP निकालेंगे, तो SP बोला गया है कि ये क्या है 25% हायर देन CP, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 20। अब हमसे पूछा गया है कि इसको फिर देन डिस्काउंट किया है 25% में, तो हम देखेंगे SP है, SP पे ही हम 25% डिस्काउंट निकालेंगे, जो कि आएगा 5, ठीक है। अब जो हमसे पूछा गया नेट प्राइस ऑफ द पेन कितना होगा, तो हमारे प्राइस कितना था? 20 था जिस पे हम सेल कर रहे थे, उसमें 5 हमने डिस्काउंट कर दिया, तो अब हमारा प्राइस होगा 15 रुपीज़, दैट इज आंसर 2। जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ, तो फर्स्ट ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु मस्ट कंसल्ट विद 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं दिस इज रॉन्ग। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन विच द अपॉइंटमेंट टू बी मेड, नहीं। तो इसका सही आंसर है ये, क्योंकि गवर्नर का भी हमें कंसल्टेशन लेना पड़ता है और हाई कोर्ट के जज का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। 49th, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग हैविंग 2 आइज इज, मतलब आदमी को सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या होता है 2 आँख होने का, तो वो है द एबिलिटी टू व्यू ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशंस, ये इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल डबल्ड द एरिया विल बी, तो इसका आंसर होगा क्वाड्रुपल्स, मतलब कि वो 4 गुनी बढ़ जाएगी, तो उसका एरिया है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डज नॉट टेक प्लेस इन द रिवर ऑफ, गंगा में तो है, ब्रह्मपुत्र में भी है एंड गोदावरी में भी, तो चेनाब इज़ द राइट आंसर।
दी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़, तो वो क्या होता है, ठीक है, अकाउंटेबल है जुडिशरी के लिए, नहीं। वॉच बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ, क्यों, क्योंकि जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इसमें ये नहीं बोल रहा कि ये स्टेट का है या सेंटर का है, ठीक है, तो इसीलिए सेंटर वाला इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट वाला इज़ अकाउंटेबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ये वाला ऑप्शन बहुत सूटेबल लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट, क्यों, गवर्नमेंट तो मिलके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को मिला के गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो वो नहीं वॉच करेंगे। और पीपल ऑफ इंडिया किस तरीके से वॉच करेंगे, मतलब वो इलेक्शन 5 साल बाद दिखा सकते हैं, पर डे टू डे वर्किंग अगर देखें कि वॉच फुल तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा। 53rd, इफ़ अ पर्सन इज चूजन एज अ मेंबर बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसकी मेंबर इधर ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, सीज हो जाएगी, या तो उसकी जो ये कह रहे हैं कि हिज अर्लियर मेंबरशिप विल सीज व्हेन ही इज़ इलेक्टेड टू द सेकंड, दिस इज़ नॉट करेक्ट। हिज लेटर मेंबरशिप विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। ही शैल रिजाइन फ्रॉम वन ऑफ द सीट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 6 मंथ, एक्चुअली स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 14 डेज इसमें होता है, बट इसमें 6 मंथ लिखा है, आई डोंट नो। 4th इज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट विल सीज, ये तब होता है जब 14 डेज़ के अंदर आप नहीं रिप्लाई कर रहे हो, तो इसका आंसर 4th होगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 मंथ नहीं होता ना तो ये करेक्ट होता, बट क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ लिख दिया जबकि 14 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, और अगर तुम नहीं दे रहे हो रिप्लाई 14 डेज़ में तो पार्लियामेंट की मेंबरशिप तुम्हारी ख़त्म होती है। सब्सटेंस DDT इज़ नाउ, DDT बैंड है, ये एक्चुअली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि यूज़ होता है मलेरिया को मारने के लिए, और ये पहले USA में बैन हुआ था, फिर बहुत सारी कंट्रीज़, इंडिया में भी बैन हो गया था, फिर एक बार फिर से बनने लगा था, बट नाउ इट इज़ बैंड अंडर आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट इज़ एम्पावर्ड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर व्हेन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ब्रोकन डाउन, द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट इज सीवियरली क्रिपल्ड, नहीं, बोथ आर रॉन्ग। इंसर्जेंसी इन द स्टेट हैज़ राइजन टू अनकंट्रोलेबल लेवल, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 4th वन इज़ करेक्ट, क्योंकि 356 तभी लगता है जब ये वाला चीज़ हो रहा होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता स्टेट। बाकी केसेस तब होते हैं जब 365 आर्टिकल के अंदर जब बाकी चीज़ें होती हैं, ओके। 56 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन टू कन्विक्टेड सेंटेंस टू डेथ, मतलब पार्डन प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर करेंगे, आर्टिकल 72। 57th, अ सॉलिड क्यूब ऑफ गोल्ड इज मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइज हाफ द ओरिजिनल, हाउ मेनी सच क्यूब्स आर मेड, तो ये कह रहे हैं कि एक सॉलिड क्यूब था जिसको मेल्ट करके उसके ओरिजिनल जो स्मॉलर क्यूब बनाए ना, जो उसके ओरिजिनल थे उसके साइज़ के हाफ, तो बताओ कितने क्यूब्स बनेंगे, तो इसका आंसर है 8। 58, इसमें बोला सर्टेन लॉजिक हैज़ बीन फॉलोड इन राइटिंग द नंबर बिलो द लाइन इन ईच ब्लॉक, फॉलो द सेम लॉजिक टू चूज़ द करेक्ट नंबर एट द स्पेस बिलो द लाइन इन द लास्ट ब्लॉक। इसमें लॉजिक तो बहुत सारे लगाने का ट्राई किया, बट मुझे इसका सही आंसर नहीं पता चला। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। 59th, 8 वर्कर्स वर्किंग फॉर 8 days एंड 8 मोटरसाइकिल बना रहे हैं, तो 8 वर्कर वर्क कर रहे हैं 8 days के लिए और वो 8 मोटरसाइकिल बना रहे हैं, ठीक है। देन हाउ मैनी मोटरसाइकिल वुड बी मेड बाय 4 वर्कर्स इफ़ दे वर्क फॉर 4 days, तो 4 वर्कर के द्वारा अगर 4 days में काम करेंगे तो कितनी मोटरसाइकिल बनेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें कह रहे हैं एफिशिएंसी सेम रहेगी, तो हम पहले निकालेंगे कि जो एक वर्कर है उसने एक दिन में काम करके कितनी मोटरसाइकिल बनाई, 1/8 मोटरसाइकिल बनाई, ठीक है, एक वर्कर का हमने निकाल चुका है। तो अब सेम तरीके से हम देखेंगे कि 4 वर्कर अगर काम कर रहे हैं 4 day में तो वो कितना निकालेंगे, 4/8, ठीक है, 4/8 मोटरसाइकिल वो बना सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे होगा 1 वर्कर, मतलब 1 वर्कर 4 दिन में कितना काम कर रहा है, क्योंकि हमें 4 दिन का काम निकालना है ना, इसलिए 4/8 मोटरसाइकिल बनाएगा एक वर्कर। तो अब चारों वर्कर जब मिल करके बनाएंगे 4 days में तो वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4/2,
तो क्योंकि 4 वर्क करें तो 4 आएगा और 2, ठीक है, 1/2 इंटू 4 कर दिया हमने, तो ये इतनी मोटरसाइकिल्स बन रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 मोटरसाइकिल, तो आंसर विल बी थर्ड। 60th क्वेश्चन, व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है बट मैप बेस्ड है, तो इसका आंसर है नोमोनिक, ऑप्शन थर्ड। 61, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द रेनबो कंप्लीट द ब्लैंक, तो ये हमें पता है विबग्योर होता है, तो इसका आंसर होगा 1। 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौर ऑफ बंगाल। सौर ऑफ बंगाल पता है कौन सी रिवर है, तो वो है दामोदर रिवर। तो ऐसे ये सौर ऑफ बंगाल का क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है, आप वहाँ जाके बाकी और रिवर्स के भी जान सकते हैं शॉर्ट वीडियोस से। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज़ 30, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ इंक्रीज बाय 30 एंड 5 ऑफ द रेस्ट डिक्रीज बाय 4 ईच। तो पहले हम निकालेंगे एवरेज, मतलब x हम मान लेते हैं कि ये सम ऑफ ऑल द नंबर्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, ये इक्वल्स टू बोला है 30 है, तो अगर देखा जाए सम ऑफ ऑल द नंबर्स हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 300, ठीक है। नाउ हमसे पूछा गया है कि न्यू एवरेज क्या होगा अगर हम जो ये हमारा टोटल सम है इसमें से किसी एक नंबर को इंक्रीज़ करें बाय 30 और हम क्या करें 5 जो नंबर है उनको उनमें से 4 ईच डिक्रीज़ कर दे, तो मतलब कि -4 × 5, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गई है। तो इनका एवरेज पूछा है, डिवाइडेड बाय 10 हो गया, अब जो आएगा वो हमारा निकलेगा नया एवरेज, ठीक है। तो ये हो गया 300 + 30 - 20/10 इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। तो ये हो गया 10, 310 में से माइनस करो 31 आ रहा है इसका एवरेज, आंसर विल बी 31, ऑप्शन 2। ओशनिक टाइड आर द स्मॉलेस्ट ऑन द, तो इसका आंसर है 8th डे ऑफ द वैक्सिंग मून, यानी कि तो स्मॉलेस्ट टाइड कब होता है, जब नीप टाइड होते हैं, तो नीप टाइड हमेशा फुल मून या न्यू मून के हाफ पीरियड में होता है, तो ये वाला आंसर इसका होगा थर्ड। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स द एवरेज देन, तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल देयर एवरेज का हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे कि अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ xy इज इक्वल्स टू x + y/2, तो ये इक्वेशन हमारी बता रहे हैं, तो बोला ऐसा कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे तो क्या सूट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें जाएगा, द बोथ नंबर शुड बी इक्वल, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे दोनों नंबर को इक्वल, तो वो इक्वल आएगा, समझ रहे हो दोनों, देखो ऐसे आएगा, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। x √x² इक्वल्स टू x, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी, समझो, ये स्क्वायर रूट यहाँ चल जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, फिर दोनों कट जाएंगे तो x इक्वल्स टू x, तो ये वाली सिचुएशन हमारी कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस विच इज़ द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, तो इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज म्यांमार अर्लियर नोन एज, तो इसका आंसर है बर्मा। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज, बताओ, इम्फाल। द preamble of the Constitution of India was amended by 42nd Amendment Act and inserted the following words in the existing preamble, तो कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में, ठीक है। तो वो था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स ऐड हुए थे। लीड रेटिंग पर्टेन्स टू, ये हाउसिंग से रिलेटेड रेटिंग होती है जो ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट करती है, ठीक है। अभी मिसिंग नंबर का है, मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज़ बतानी है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो 3, 5, 11, 35 एंड 53 हमारी सीरीज़ है, तो 3 में +2 करा कितना है 5। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 + 5 + 3, मतलब 3 और 5 जो ऑलरेडी गिवन है वो, देन एक एडिशन करना है +1 का 2 में, तो 3 आया, ठीक है। तो ये बन गया 11,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 + 5 + 11 + 4, मतलब कि जो हमारी सीरीज चल रही थी 2 3 4, तो ये टोटल आ गए हैं कितना, 23। तो ये मिसिंग नंबर होगा 23। आगे भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। तो हमें निकालना है 25% ऑफ 12% इज सेम एज, तो किसके बराबर होगा, तो इन सब में से कौन से के बराबर होगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से ये कटेगा 4 टाइम्स एंड 4 3/100 आया, तो कौन सी इक्वेशन से 3/100 आएगा, इस वाले से। जब ये 3/100 होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन विल बी 4th। A ray of light hits a mirror and is reflected if the mirror rotates by an angle of 10 degree in one direction. Then the reflected ray will rotate by, तो है a ray of light hits a mirror and is reflected. If the mirror rotates by an angle of 10 degree in one direction, then the reflected ray will always rotate by, that is 10 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन, तो इसका आंसर है अ टोटल सोलर एक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन अ न्यू मून डे, दैट इज ऑप्शन 1। 75th, द मिड लैटिट्यूड जोन लाई बिटवीन लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो मिड लैटिट्यूड जोन कौन से में आता है, तो इसका आंसर, तो वैसे तो 30 to 60 डिग्री होता है, बट यहाँ पे हमारे मोस्ट क्लोजेस्ट हमारा यही है, तो 35 to 55 डिग्री विल बी द आंसर। यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल, ना हमारे पास ऑफिशियल रिलीजन, लैंग्वेज तो है हमारे पास, तो ऑफिशियल रिलीजन हमारा नहीं है, दैट इज़ ऑप्शन 2। अवर ओवर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर इन कोस्टल एंड आइलैंड डज नॉट कॉज, क्या कॉज नहीं करता है, ठीक है, अगर हम ओवर विड्रॉल करते हैं वाटर का कोस्टल और आइलैंड्स में, तो इसका ब्रैकिश वाटर तो हो सकता है, ठीक है, नॉट कॉज कह रहे हैं ये, तो ये मतलब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये सब हो सकते हैं, तो ये जो है ये नहीं होगा, फेसल मैटर इन ग्राउंड वाटर विल बी द राइट आंसर। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज 24, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 9 देन अ न्यू एलसीएम विल बी, किसी भी 2 नंबर का एलसीएम जब 24 बताया गया है, तो हमें बोला क्या है कि जब उन नंबर से हम दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 को, तो कितना एलसीएम होगा, तो जब दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके एलसीएम के साथ भी अगर हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नेक्स्ट एलसीएम बन सकता है, ठीक है, तो दैट विल बी 216, दैट इज ऑप्शन 3rd। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर होगा बैक्टीरिया से टाइफाइड कॉज होता है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 80, अ पायलट फ्लाइंग अ हेलीकॉप्टर लुक्स एट द इमेज ऑफ द मून इन द रिवर, ही फाइंड्स द डायमीटर ऑफ द मून कवरिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द रिवर, व्हेन ही लैंड्स ही फाइंड्स द डायमीटर ऑफ द मून रिफ्लेक्ट्स मच स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ द रिवर, व्हाई डज दिस हैपन, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि एक पायलट जब हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहा है, तो जब वो रिवर पे मून की इमेज देख रहा है तो उसे बड़ी दिखाई देती है, बट जैसे ही वो नीचे आता है तो वैसे ही वो इमेज रिवर की विड्थ से काफ़ी छोटी हो जाती है, पहले तो रिवर की विड्थ के बराबर दिखाई दी थी, तो ऐसा क्यों होता है, इनका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो विड्थ है ना रिवर की, वो रैपिडली डिक्रीज़ होते हुए हमें दिखाई देती है, कि हमें छोटी लगने लग जाती है रिवर की विड्थ, समझ रहे हो। और दूसरा क्या होता है, जो डायमीटर है मून का वो चेंज नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन उसका, तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ 2 and 3, दैट इज़ ऑप्शन 4। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस ओनली इन, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड द हाई कोर्ट वेयर ही वॉज नॉट अ जज। In winters, one normally feels colder after the meal because, ठंडियों के दिनों में हमें खाना खाने के बाद ठंड क्यों लगती है, तो वो इसलिए क्योंकि हमारा जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो स्टमक में ज़्यादा चले जाता है, इसलिए हमें बाकी जगह ठंड लगती है। नेक्स्ट 83, इसमें 5th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग किसने जीता था, करंट अफेयर बेस्ड है,
तो इसे हम नहीं करेंगे। 84th है द ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन आर फाउंड इन द वाटर ऑफ, कौन से वाटर में ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन फाउंड होती है, तो ये गंगा रिवर है। नेक्स्ट इज 85th अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। इसका आंसर वैसे ये बोथ है क्योंकि दोनों ही जगह पे बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंटर में मतलब। द सम ऑफ 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, सम ऑफ 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड 3 नेचुरल नंबर हम ये मान रहे हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इक्वल टू x y z। अब हमको एज्यूम करना है कि कौन से नंबर हो सकते हैं, बट ये नंबर ऑप्शंस में छोटे नंबर से तो छोटे ही हम एज्यूम करेंगे। 1 + 2 + 3, इनको इंटू भी कर लो, ठीक है। तो ये आएगा 6 = 6। तो ये इक्वेशन हमारी जो पहले बोला गया था कि 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, उनका सम इक्वल है उनके प्रोडक्ट के, तो ये हमारी सेटिस्फाई होती है। तो उनके स्क्वायर का सम क्या ये पूछा है, तो हम उसे निकालेंगे स्क्वायर का सम। तो हम निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 + 4 + 9, दैट विल बी 14। तो आंसर होगा 4th। द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज़, तो इनको कहते हैं आइसोथर्म। नेक्स्ट इज इंडिया इज रिसेंटली इंस्टॉल्ड एंड, ये भी करंट अफेयर बेस्ड ही है, उस समय जो भी इंस्टॉल किया होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन 2। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव असेंबली इलेक्शन इज वॉन इन 2012 बाय, ये भी करंट अफेयर बेस्ड ही है, पता है मोदी जी। हॉट एयर बलून राइजेज अप बिकॉज, तो इसका आंसर होगा हॉट एयर इज़ द लाइटर देन द कोल्ड एयर, मतलब हॉट एयर हल्की होती है कोल्ड एयर से, इसीलिए वो राइज करता बलून। नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस, तो इसमें एक सिंपल सीरीज फॉलो हो रही है, बी सी देन डी देन ई, तो नेक्स्ट में हम एफ जी एच आई, तो इसका ऑप्शन होगा 2। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, 3 जनों को मिलके बनता है। तो देखो इस कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन 4। 94th है स्टेशन मैत्री इज़ लोकेटेड इन, ये हमारा अंटार्कटिका में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़, ये हमारा एक लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट था फिर हमने इसे हटा दिया, ठीक है, तो 1 है इसका आंसर। द 6th फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 कैन बी कर्टेल्ड बाय, कौन कर्टेल कर सकता है 6th फ्रीडम को और कब हो सकते हैं, वैसे ये पता है आपको, इमरजेंसी के टाइम पे कर्टेल किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट बाय लॉ, अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जिसमें से कुछ फ्रीडम्स कर्टेल की जा सके तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। विद इन द आर्कटिक सर्कल द डे एंड द नाइट आर 6 months ईच बिकॉज इट इज लोकेटेड विद इन दैट रीजन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अर्थ का एक्सेस टिल्टेड है इसीलिए आधे टाइम पे उस एरिया पे लाइट नहीं होती जब द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। इससे हम देख सकते हैं कि किस टाइप के करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं कि अवार्ड्स जो दिए गए हैं उस समय क्या क्या, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड सिंस इट्स इंसेप्शन, तो ये अभी देखा जाए तो अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है, 100+ कह सकते, मोर 90 to 100 टाइम्स से ज़्यादा हो चुका है अब ये, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हमारे करंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड, ग्रोथ रजिस्टर किया था, तो इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट, ऑप्शन 2 विल बी द आंसर। अपने 100 क्वेश्चन कर दिए, बाकी के जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे।